जय हिंद दोस्तों एंड गुड इवनिंग। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके पिछला दिन जो आपने देखा था वो बायोलॉजी का पार्ट नंबर 13 था। पार्ट 13 जो वीडियो था वो आपने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्यारे दोस्त बायोलॉजी के पार्ट 14 को, जो कि सेंटअप एग्ज़ाम साथ ही साथ आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के, उसके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि पार्ट 14 होगा आपका। इससे पहले 13 पार्ट नंबर में हम लोग ने और आप जो है हमने कर लिया था। तो आगे के क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पीडीएफ भी आप चाहो तो ले सकते हो टेलीग्राम से, ताकि आप लोग ऐसे सेंटअप एग्ज़ाम में अपना काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे सको। जो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 26 नंबर से होगा। तो ध्यान से और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रह जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न रह जाए, कोई भी अगर आपको ऐसे मन में शंका रहे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो बहरहाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले और भी 13 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो जा करके देख लेना, ताकि आपका ऐसे काम बन सके। सेंटअप परीक्षा 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हो, 12th वाले हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। सीधा आते क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पर आ चुके हो तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, और पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। लग जाएगा एज फॉर एग्जांपल आपका बनाना, एज फॉर एग्जांपल आपका ये रोज, ठीक है। तो लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन सच केसेस। तो ऐसे 4 एडवांटेज आप बताइए कि आप सीड के बजाय आप सीधा उसका तना लगा रहे हो तो उसका फायदा बताइए। तो 4 फायदा। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, plants which are grown vegetative from stem cuttings have following advantage than those produced from seeds। कुछ एडवांटेजेस होता है जो सीड के बदले जो सीधा स्टेम से उगते हैं, उसका कुछ एडवांटेज। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बोला हुआ है कि इंग्लिश की वीडियोस में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। इंग्लिश फ्लुएंट में बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। हिंदी में थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत होता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे साथ होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो चलिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला देखिए, पहला अगर आप मान लीजिए सीड के बजाय स्टेम से लगाए हो ना, तो वो काफ़ी जल्दी मैच्योर होगा और जल्दी ऐसे ग्रो करेगा फास्ट। तो दे मैच्योर अर्ली एंड ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये फायदा अगर आप तना से लगाते हो। दूसरा, अब सीड से वो ऐसे सीडलिंग बनेगा, फिर वो एक पंखुड़ी बनेगा, उसके बाद से वो तना में आएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप इसे सीधा तना से लगाते हो तो बहुत तेजी से मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। दूसरा एडवांटेज, दे आर हेल्दी एंड रोबस्ट, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्दी होगा। तीसरा एडवांटेज, ये फ्लावर्स फ्रूट्स जल्दी ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को, ठीक है। चौथा एडवांटेज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स प्लांट आर प्रिजर्व इन देम एज नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स। उनमें जो पेरेंटल जहाँ से वो कट कराए हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ चुका है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं हो, जल्दी ऐसे मैच्योर करेगा और फिर जल्दी आपको फल भी दे देगा। तो ये सारे फायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ड्रॉ लेवल डायग्राम स्केच ऑफ द सेक्शन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स। तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स का आप यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये आपका मैच्योर पोलन ग्रेन्स हो गया, आप इसको जरूर बनाएंगे। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। सभी के एक एग्जाम्पल देने हैं। सी डी तक है क्वेश्चन। पहला देखिए, अ प्लांट इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑकर इन द सेम फ्लावर। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है मेरे प्यारे दोस्त वो होता है हिबिस्कस रोसा सेंसिस, आपका इसका एग्जाम्पल। दूसरा जो क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ उसको देखो। ऐसा प्लांट जिसमें कि आपका सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर बॉर्न होते हैं सेम, ठीक है। तो दूसरा का एग्जाम्पल मेरे जी मायस, जिसको मेज बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और पहले भी मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है अ कल्टिवेटेड प्लांट विच नाइदर फ्रूट्स नॉर सीड्स आर फॉर्म्ड। ऐसा कल्टिवेटेड प्लांट जिसमें कि ना तो सीड निकलता है ना तो फ्रूट निकलता है। तो इसका शुगर केन मेरे प्यारे दोस्त पता ही है, उसमें ना तो सीड होता है ना तो आपका फ्रूट होता है, वो डायरेक्ट पूरा तना ही रहता है। मेरे प्यारे दोस्त लास्ट क्वेश्चन नंबर, अ स्पेसीज इन विच द इंडिविजुअल प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। तो ये डेट पाम होता है मेरे प्यारे दोस्त चारों का। तो चलिए आते हैं लवली फ्रेंड्स आगे 29 की तरफ। तो कहता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एस्पोरोकाइट इन द एंथर टू मैच्योर पोलन ग्रेन्स। आपको ऐसे ट्रेस करना है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एस्पोरोसाइट किसमें, एंथर में मैच्योर होने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहता है माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्लोजली पैक्ड। ये सब क्या होता है, आपका सेल्स जो होता है पॉलीगोनल होगा और बहुत ही टाइटली पैक्ड होगा शुरुआत के समय में।
लेकिन pollen grains develop from them in pollen sacs of anthers. As anther enlarges, pollen sacs becomes loosely arranged. A few microsporocytes become non-functional and are absorbed by developing microspores. Each microsporocyte undergoes meiosis and form four haploid nuclei. ठीक है, उसके बाद they arrange in the tetrahedral manner. Later on, each microspore separates and develops into a mature pollen grains. तो यही इसका काम होता है. नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट आर द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फंडामेंटल मेथड्स बताइए रिप्रोडक्शन का. तो दो ही फंडामेंटल आपका मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, एक असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल. ठीक है, असेक्सुअल आपका प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा होता है, सेक्सुअल एनिमल्स वगैरह में ज़्यादा होता है. तो कहता क्या है असेक्सुअल में, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस केस, अ सिंगल सेल्ड पेरेंट इंडिविजुअल आइदर स्प्लिट्स और बर्ड्स. देखिए क्या होता है सेक्सुअल में, एक सिंगल पेरेंट होता है इसमें जो कि इन्वॉल्व होता है, ये आपको असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको करने में. इसमें एक इंडिविजुअल जो पेरेंट्स होगा वो क्या करेगा, खुद को या तो स्प्लिट्स कर दे, या बर्ड्स जो हाइड्रा होता है उस तरीका फ्रेगमेंट से दो आइडेंटिकल डाउटर सेल्स को ऐसे बना दे, इंडिविजुअल बनाए या फिर कुछ भी. तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलिए सेक्सुअल में कहता है मेरे प्यारे दोस्त, The two parents, each capable of producing gametes, a spermatozoa and ova, are required many acellular priorities like monocytes, plasmodium and all metazoans employ sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है मेरे प्यारे दोस्त. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31. मेरे प्यारे दोस्त कहता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल. आपको डेवलपमेंट का मतलब कि मैच्योर ओवल जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल से, उसका आपको डेवलपमेंट ढूंढना है. तो कहता है देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरजेनेसिस. देखिए जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन बनने का, जो प्रक्रिया होता है मेगास्पोर्स का, मदर के सेल से बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरजेनेसिस. मेगास्पोरजेनेसिस, कोई डाउट. इसमें फिर मेगास्पोर मदर जो होता है वो मेयोसिस में से जाता है, मेयोसिस को फॉर्म करता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के जरिए से. उसके बाद दे अरेंज इन अ लीनियर टेट्राइड, यूजुअली द अपर 3 डिजेनरेटेड एंड लोअर मोस्ट बिकम्स अ फंक्शनल मेगास्पोर. और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायो सैक को भी ऐसे क्या करता है, फॉर्म करता है मेरे प्यारे दोस्त. तो यही था आपका कैसे आप लोग ऐसे ट्रेस कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल. तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मेगास्पोर मदर सेल जो बनता है उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरजेनेसिस बोलते हैं. तो मेगास्पोरजेनेसिस भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर और 5 नंबर के लिए. चलिए यहाँ पर इसका फिगर भी आप देख सकते हो. आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ. राइट ऑन द रोल्स ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी. लिम्फोसाइट का रोल लिखिए इम्यूनिटी में. लिम्फोसाइट का रोल लिखना है, क्या लिखना है मेरे दोस्त, लिम्फोसाइट का रोल इम्यूनिटी में, क्या काम करता है इम्यूनिटी में. तो लिम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. देखिए लिम्फोसाइट आपका मेन सेल इम्यून सिस्टम का, कह सकते हैं कि बैकबोन. अगर किसी भी चीज़ का होता है ना बैकबोन, आपके घर के बैकबोन होते हैं फादर मदर, तो अगर फादर मदर ना रहे तो क्या होगा, आपका घर उलट जाएगा. इसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम का लिम्फोसाइट आपका जो लिम्फोसाइट का बोला है, तो जाइम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. जाइम्फोसाइट इसका क्या होता है, मेन सेल. उसी में 2 टाइप्स का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. इसमें फिर कहता है टी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी है से मोलिसाइज्ड इम्यून सिस्टम को बनाता है. बी लिम्फोसाइट आपका सेल मेक्स mediated immune system. These 2 lymphocytes want antigens for their working, but these 2 lymphocytes do their work separately. Hence lymphocyte play their role in immunity. इसलिए जो lymphocyte होता है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल करता है. ये नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होगा. इसीलिए अगर लिम्फोसाइट आपका कमज़ोर है तो आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवा, डोज, वैक्सीन वगैरह सब दिया जा सकता है. जो कि अभी कोरोना चल रहा था तो सबको ऐसे वैक्सीन लग रहे थे. आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. वेयर डू यू फाइंड कोरपोरो कावेर्नोसा. कोरपोरो कावर्नेसा आप कहाँ फाइंड कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. देखिए कॉर्पोरा कावर्नोसा आपको स्किन के यानी कि पेनिस का जो स्किन होता है ना उसके अंडर पाया जाता है. कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपका जो पेनिस होता है, ह्यूमन का जो लिंग होता है उसके अंडर जो स्किन, अंडर द स्किन ऐसे पाया जाता है पेनिस के. इट इज कॉलम ऑफ इरेक्टिल टिश्यू अंडर द स्किन. ये कॉलम होता है किस चीज़ का, इरेक्टिल टिश्यू का.
अंडर द स्किन। द पेनिस कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जो पेनिस होता है वो 3 ऐसे इरेक्टाइल टिश्यू को कंटेन करता है। अब क्या क्या, 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावेर्नोसा ऑफ द पेनिस। क्या क्या, तो 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावर्नेसा ऑफ द पेनिस प्लेस डोर्सली। 1 सिलेंडर द कॉर्पस कावेमोसम और द यूरेथ्रा और कॉर्पस। दूसरा स्पॉन्जियसियम अलोंग द वेंट्रल साइड। ये सारे के सारे कहाँ पर, तो जो ह्यूमन का जो पेनिस होता है, मेल का जो पेनिस होता है, उसके स्किन के अंडर में 2 सिलेंडर्स कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपको पाया जाएगा। चलिए 34, हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटियम, अभी देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉर्पस के बारे में पढ़े ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पढ़े थे। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है और इसका क्या आपका फंक्शन है। चलिए कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है आफ्टर द ओवुलेशन द ग्रैनुलोसा सेल्स। जब ओवुलेशन का समय होता है, ओवुलेशन का बाद का, तो ग्रैनुलोसा जो होता है ना, ग्रैनुलोसा नाम का सेल्स होता है, ठीक है। एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स फ्रॉम अ मास ऑफ लार्ज एंड येलोइश कोनिकल सेल्स, दिस नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये जब आपका ओवुलेशन के बाद जब सेल्स निकलता है, सेल्स बचता है, इसी सेल्स का नाम दिया गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 आपको याद रहा होगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसमें फंक्शन शायद, हाँ फंक्शन का भी बात किया था, तो फंक्शन को भी देख लीजिए। कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन होता है, इट सर्व्स एज टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड इजेस्ट्रोन। ये आपको इंडोक्राइन ग्लैंड का तरह से सर्व करता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। किस चीज़ को रिलीज करके, तो प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन को रिलीज करके। मेरे प्यारे दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर कहता है 35, व्हाट इज फॉलिकुलर आर्टिसिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉलिकुलर आर्टिसिया, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता है most of the follicular in the 2 ovaries undergo regression and disperse due to the death and disposal by phagocytes. This is referred to as a follicular artesia. जितना भी follicular आपका जो ovaries में होता है, regression या disappear होगा जब भी मरने और disposal phagocytes से, इसी को हम लोग नाम देते हैं artesia। कौन सा, follicular artesia। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, नेम द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको स्ट्रक्चर बताना है, जो भी जरूरत की चीज़ें होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके स्ट्रक्चर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कहता है वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर द फीमेल एक्सेसरी जेनिटियल ग्लैंड्स। जेनिशियल ग्लैंड्स आपका वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपका फीमेल में एक्सेसरी जेनिशियल ग्लैंड होता है। वल्वा हैज ए स्मॉल डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एनस कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वल्वा जो होता है वो आपका छोटा सा छेद आप कह सकते हो अनस का, वही वेस्टिब्यूल भी कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त इसी का आगे है क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। वेस्टिब्यूल कंटेन्स फ्लोइंग स्ट्रक्चर। देखिए लाबिया मजूरा, ये सारे चीजें, दीज आर 2 आउटर स्किनी मॉइस्ट हेयर कवर्ड फोल्ड्स फॉर्मिंग द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा। Anteriorly, the 2 folds are joined to form mons pubis. A fleshy avulsion above the labia is called mons vernacis. इसी का आगे फिर है लाबिया माइनोरा। ये आपका these are 2 thin small moist folds of connective tissue covered with skin, ठीक है, on stretching over the ciltros to form the prepuce and beneath in form frenulum, the smooth almond shaped area into which opens the vagina and urethra between the labia minora is called the vestibula. इस सभी का एक बाई फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे डिमांड करोगे तो। बाकी आप सारे का सारा इसका जो आपका सिलिट्रिस हो गया, बार्थरिस हो गया, पेरिनियम हो गया, इसको आप ऐसे जरूर से जरूर एक बार रीड कर लेंगे। चलिए आते क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ। हाउ डू लेडिंग सेल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में लेडिंग सेल कैसे हेल्प करता है मेरे प्यारे दोस्त, तो कहता है इंटरस्टिशियल सेल्स। और देखिए लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स दैट लाई बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये जो आपका सेल होता है लीडिंग सेल्स, ये आपका कौन सा, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में से सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपका एसेंशियल होता है स्पर्म मेकिंग में, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICHS, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त।
चलिए आते हैं क्वेश्चन 38 की तरफ। कहता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट डाउन इट्स स्टेप्स। बहुत देर से स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम सुन रहे थे, लेकिन क्या होता है नहीं मालूम था, और ये कैसे होता है वो भी नहीं मालूम था। चलिए जान लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है क्या चीज़ बनाने का, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गारमेंट्स इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एनिमल्स फॉर्म अनडिफ्रेंशिएटेड डाइप्लॉइड जर्म सेल्स कंप्लीटेड इन 3 मेजर स्टेप्स। और 3 मेजर स्टेप्स में ये आपका ऐसे क्या होता है, फॉर्म होता है। पहला स्पर्मेटोकाउटिनेसिस, ठीक है, दूसरा म्यूसिस, तीसरा स्पेरेक्यूमाइजेनेटिस। तो चलिए तीनों को पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनिया डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूस सक्सेसिव जनरेशन ऑफ सेल्स विच गिव राइज टू द स्पर्मेटोसाइट्स। जब स्पर्मेटोकाइटोसिस होगा तो इस दौरान आपका जो स्पर्मेटोजेनिया है वो डिवाइड हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए आगे का जनरेशन को, ठीक है। म्यूसिस क्या होता है, तो जब म्यूसिस होगा तो विच द स्पर्मेटोसाइट्स गो थ्रू 1 रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस 1 एंड 1 इक्वेशनल डिवीजन म्यूसिस 2। ये 2 भागों में बढ़ जाता है। स्पेरेक्यूमाइजेनेट्स, इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटाइट्स जो है ना डिफ्रेंशिएट कर जाएगा स्पर्मेटोजुआ, और जो कि इसका यहाँ पर आप ऐसे फिगर देख सकते हो, जब प्यूबर्टी का एज आता है तो ये कैसे ऐसे चेंज होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनिया से 1 से यहाँ पर 4, फिर 2, फिर 1 से फिर यहाँ, तो इसी तरीके से ये अपना सेल ऐसे चेन ऐसे बनाता रहता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है व्हाट इज कैपेसिटेशन, व्हाट इज कैपेसिएशन, व्हाट इज कैपेसिएशन। तो कैपेसिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म मोटिविटी ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म बाय द विसियस लिक्विड सेक्रेटेड फ्रॉम द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओविडक्टल मुकोसा। द फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज नोन एज कैपेसिएशन। देखो आपका एक फिक्स प्यूबर्टी का एज होता है, तो देखोगे जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, जब मेल से जितना भी मैमल्स होंगे, मैमल्स का मेल जो भी होगा उसमें से, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई जानवर हो, उसका स्पर्म एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि 9, 10, 11 साल तक ऐसे बहुत ही कम चांस है, 12, 13 के बाद उसका स्पर्म एक्टिवेट होने लगता है। तो जब स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिएशन। स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज आपका कैपेसिएशन। आप इसको सिंपली लिख सकते हो द स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स कॉल्ड एज कैपेसिएशन। अगर 1 मार्क्स का आता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी आप इतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन डी का। व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन बाय विच एग स्पर्म बाइंडिंग टेक्स प्लेस। देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपका एग स्पर्म से बाइंडिंग होता है और अपना जगह लेता है। फर्स्ट द एग बिकम्स एक्टिवेटेड एंड अंडरगोज डिपोलराइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। पहला जो है एग है वो एक्टिवेटेड होता है और वो डिपोलराइजेशन में चला जाता है। दूसरा जो एग होता है वो एग्जिबिट्स करता है कॉर्टिकल रिएक्शन का और शो करता है जोना रिएक्शन को, जो कि ऐसे एक इम्प्रेवियस को ऐसे किसी भी सेकंड स्पर्म से मिलाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन था यही पर 41 कहता है नेम सम केमिकल्स दैट आर रिलीज बाय एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के दौरान जो केमिकल्स का रिलीज होता है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए द एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजुआ अंडरगो एक्रोमोजल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस केमिकल्स लाइक हाइलोरोनाइड्स, ठीक है। पहला जो कि आपका ध्यान से सुनिएगा, क्या जो केमिकल आपका रिलीज होता है वो पहला होता है हायालुरोनाइड्स, ठीक है। आप इसको हायालुरोनाइडेस भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, हालालुलु मत पढ़ लेना। चलिए तो ये आपका एक है जो कि केमिकल से क्या करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान रिलीज होता है। उसके बाद अब ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिजॉल्व्स कोरोना रेडिएट एंड जोना लाइसेंस और एक्रोसिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलुडिसिया। एक्रोसिन हो गया, उसके बाद कोरोना रेडिएट हो गया, जोना हो गया। ऑल दीज केमिकल्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्पर्म लाइसिन, और इस सभी को एक साथ जो केमिकल्स का नाम दिया गया स्पर्म लाइसिन। तो आप सिंपल में कह सकते हो कि स्पर्म लाइसिन आपका रिलीज होता है किस दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है। फेटलिन प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सरफेस। चलिए क्वेश्चन आते हैं 42 की तरफ। हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड, पॉलीस्पर्मी को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग स्पर्म बाइंडिंग, एग स्पर्म जब बाइंड होता है उस दौरान जो एग होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और डिप्लोरेशन के चला जाता है, जो कि थोड़ा देर पहले हमने बताया। तो उसी को जो एग एग्जिबिट्स कोर्टिकल रिएक्शन एंड शो जोना रिएक्शन, जब इसको शो करता है ना तब इस दौरान, ठीक है, किसी भी सेकंड एग के लिए जो इस तरह शो करता है ना, तो इसी प्रोसेस को आपका पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। ठीक है, द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू द ओवम इज प्रिवेंटेड, और इसलिए ऐसे रोक दिया जाता है, जो थोड़ा देर पहले देखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया एंड न्यूमोनिया टेक्स प्लेस। पिनोमिया मत पढ़ना, इसको, ये न्यूमोनिया है। कैसे मलेरिया और निमोनिया ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मलेरिया जो एक फीमेल मॉस्किटो होती है उसके द्वारा फैलता है। निमोनिया ट्रांसमिट होता है आपका डिप्लोफाइटिकल निमोनिया बैक्टीरिया से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हाउ इज़ मिल्क प्रोडक्शन हार्मोनली रेगुलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन कैसे चलता है। देखिए, कोलेस्ट्रम इज रिच इन कैलोरीज एंड प्रोटीन। कोलेस्ट्रम पता है आपको, कोलेस्ट्रम जब फर्स्ट मिल्क होता है तो उसमें ये निकलता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिच होता है किसमें, कैलोरीज और प्रोटीन में। इट्स सिंथेसाइसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन। ये किसके द्वारा ऐसे कंट्रोल किया जाता है, तो PRL प्रोलैक्टिन के द्वारा, पिट्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय राइज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये कब निकलता है, जब ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। When baby begins nursing, milk contains an inhibitory peptide. मिल्क जो है आपका बहुत ही जरूरी जो कंटेन करता है। If the breasts are not fully emptied, the peptide accumulates and inhibits milk production. ठीक है, और जब ऐसे आपका जो ब्रेस्ट होता है, चेस्ट आपका जो स्तन है, वो जब ऐसे फुल्ली खाली नहीं होता है तब जाकर के यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। दिस ऑटेरियम एक्शन 10 मैचेस सप्लाई विथ डिमांड, और यही चीज़ को है जो बेबी का जितना सप्लाई होता है उतना वो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस बताइए। तो क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए, क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स प्रूफ फॉर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रूफ देता है कि लीनियर अरेंजमेंट जीन्स का है कैसा है। ठीक है, न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन क्रॉसिंग ओवर। आपका न्यू जीन भी ऐसे क्रिएट होता है। इट हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स और जेनेटिक मैप्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये काम भी करता है लिंकेज मैप का। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमारा दोस्तों लास्ट होने वाला है इस वीडियो का, नहीं सॉरी 47 भी है। तो 46 देखिए, मेंशन 3 एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 एडवांटेज आपको बताना है। सेक्सुअल एडवांटेज इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टिंग द प्रोसेस इज एडवांटेज इन एस्पेक्ट दैट। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको पता है कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से होता है, जब मेल और फीमेल इसमें आते हैं। तो इसका तीनों का तीनों एडवांटेज देख लीजिए। द हैप्लॉइड गैमेट्स यूनाइट एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज इज रिस्टोर्ड। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो हैप्लॉइड गैमेट है वो यूनाइट हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिस्टोर रहेगा। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द ऑफ स्प्रिंग। जरूरी नहीं है कि फोटोकॉपी ही निकले, वेरिएशंस हो सकता है, कुछ ना कुछ अलग रहेगा। नेक्स्ट, और इसमें ऑफ स्प्रिंग्स बेटर भी हो सकता है इन कंपेरिजन टू फादर। हो सकता है कि कहता है ना कि बाप ने जो नहीं किया वो बेटा करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड्स इन मैमेलियन मेल रिप्रोडक्टिव। मैमेलियन मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी ग्लैंड्स इंक्लूड प्रोस्टेट, 2 seminal vesicles and 2 Cowper's gland. The prostate is located around the first part of the urethra and secretes its fluid into the urethra walls. ठीक है, this secretion enters the vas deferens through their ducts. Cowper's glands are situated below the bladder are behind the urethra. Their secretion enters the urethra through their ducts. तो मेरे प्यारे दोस्त यही था आपका बायो का